अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मैंने कहीं पढ़ा था, एक बड़ा खूबसूरत जुमला था कि जब कोई मर्द रो पड़े, उसकी आंखों से आंसू निकल आएँ, तो फिर समझ जाएं कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। क्योंकि मर्द अमूमन छोटी मोटी परेशानी से ना डरता है, ना घबराता है, ना अफसोस का इजहार करता है और ना ही उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। लेकिन इस वक्त शायद पाकिस्तान के अंदर हालात व वाक़यात इस हद तक बदतरीन हो चुके हैं, गंभीर हो चुके हैं कि अब नौजवान मर्द हजरात भी हालात की सख्ती की वजह से अफसोस का इजहार कर रहे हैं, रो रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े हैं। इसी तरह का वाक़या इंतज़ार पंजोथा के साथ पेश आया और उसके ऊपर जो अलमिया की बात है कि हमारा निज़ाम इंसाफ इतना बदबूदार और ताफ़ुन ज़दा हो चुका है कि वो मुहाफ़िज़ जिन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था, आवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करना था, बज़ाहिर वो खुद ही आइन को यरग़माल बनाए बैठे हैं। अफ़सोस का इज़हार किया जाता है, लेकिन उस इज़हार अफ़सोस का क्या करें जो लोगों के दुखों का मदावा न कर सके। क्या तफ़सीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जुल्म जबर इस हद तक बढ़ चुका है कि अब बुशरा बीबी भी रो पड़ी, अबदीदा हो गई और उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए। ये निज़ाम की नाकामी है, फस्तायत है, जुल्म है, जबर है और ये वो शायद हमारे निज़ाम की गंदगी और गलाज़त है जिसकी वजह से अवाम अब तहफ़्फ़ुज़ महसूस करने की बजाय उल्टा परेशानी और शिकायत का इज़हार कर रहे हैं। वैसे भी एक कहा जाता है कि दुनिया भर में जहाँ पुलिस खड़ी हो, अवाम परेशान हो, तो पुलिस के पास जाते हैं कि पुलिस के पास हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान में उसकी उल्टी गंगा बहती है और यहाँ अवाम के सामने अगर पुलिस आ जाए तो लोग वहीं से वापस मुड़ लेते हैं कि आगे पुलिस है, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। तो यही हालात इस वक्त पाकिस्तान में जारी हैं। इसके ऊपर बात करेंगे तो मामला कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतज़ार पंजोथा की जो गुमशुदगी के हवाले से, उनके लापता होने के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई और ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के उस अफसोसनाक रवैये की वजह से निपटा दी गई और साथ ही अदालत की जानिब से थाना कोसार के तफ्तीशी को ये हिदायत की गई कि इंतज़ार पंजोथा से इस मामले पर जो बयानात रिकॉर्ड करके इंक्वायरी मुकम्मल की जाए। लेकिन क्या इस तरह इंसाफ होगा? हमारे निज़ाम इंसाफ की हालत ये है कि एक शख्स 25 रोज़ तक लापता रहता है। लापता होने के बाद एक दिन अटार्नी जनरल जो वफाकी हुकूमत के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, वकील हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हैं, यकीन दहानी करवाते हैं कि अगले 24 घंटे में मग़वी मंजर आम पर आ जाएगा और हैरानकुन तौर पर मग़वी मंजर आम पर आ जाता है। लेकिन उसके बाद अदालत इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की बजाय इसको निपटा देती है अपने कंधों से। ये जो मुकदमा है या इसका जो बोझ है वो उतार कर फेंक दिया जाता है। जो मग़वी था उसको किसने अगवा किया, वो कहाँ पर था, किन हालात में रखा गया, उसके साथ क्या सलूक किया गया, इसके ऊपर कोई रोक टोक, कोई पूछ गूछ इसके ऊपर नहीं है। कोई ये इस तरफ जानना ही नहीं चाहता कि इन लोगों को अगवा क्यों किया जाता है और ख़ास तौर पर सिर्फ एक ही सियासी जमात के लोगों को क्यों इस तरह अगवा किया जाता है, लापता किया जाता है। कई कई हफ्ते वो लापता रहते हैं और फिर अचानक उनको इंतहाई बुरी हालत में मंजर-ए-आम पर लाया जाता है। इससे पहले भी मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हो चुके, लोग अगवा हुए, अगवा होने के बाद उनके इंटरव्यू तक किए गए और इंटरव्यू करने वाले भी नामवर एंकर हजरात हैं जो रोज़ शाम को प्राइम टाइम में मीडिया न्यूज़ चैनल्स पर बैठते हैं और आवाम को नेकी और अच्छाई का दर्स देते हैं। लेकिन ये वो बदबूदार और शर्मनाक किरदार हैं जो एक मग़वी का इंटरव्यू करके उसको पार्टी वाबस्तगी उसकी तब्दील करवाने में मुलव्वस हैं। शेख रशीद हों, सदाकत अब्बासी हों, उस्मान डार हों या इस तरह के दीगर लोग हों, ये सब मग़वी थे, लापता हुए थे और लापता होने की हालत में ये इन टीवी एंकरों के घरों में आए और इनको लाया गया, वहाँ इनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड हुए और इस तरह उन इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन अब इंतज़ार पंजोथा के मामले में अगर आप देखें तो इंतज़ार पंजोथा हमें बज़ाहिर टूटते हुए नज़र आए और एक गबरू जवान शी जवान जो है, शी पंजाबी में जो है, बल्कि शायद ये अरबी का लफ्ज़ है और इसका मतलब शेर का शायद इसका मतलब लिया जाता है। पंजाबी में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जब इतने जो बड़े नौजवान हैं वो अगर
टूट रहे हैं, वो परेशान हैं, अदलिया उनको इंसाफ फ्राहम नहीं कर रही, तो ये निज़ाम इंसाफ की मेरे ख्याल में फातिहा खानी होनी चाहिए, शराय दस्तूर पर होनी चाहिए, और उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी दावत दी जानी चाहिए, और चीफ जस्टिस तमाम हाई कोर्ट्स को भी दावत दी जानी चाहिए कि आप सब लोग आइन के मुहाफ़िज़ थे, आइन के पहरेदार थे, लेकिन आप खुद ही आइन को यरगमाल बनाने में मुलव्वस हो चुके हैं। अदालत की जानिब से यानी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि ये हालात कभी कराची में हुआ करते थे जो अब इस्लामाबाद में हो रहे हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, और फिर अचानक उनको जो है वो मंजर-ए-आम पर लाया जाता है। तो ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से सवाल है कि आप इसकी छानबीन क्यों नहीं करते, क्यों नहीं पूछा जाता एजेंसियों से कि किसने इनको उठाया। एक शख्स लापता हुआ, उसके बारे में पुलिस को पता नहीं है, उसके बारे में आईएसआई को पता नहीं है, एमआई को पता नहीं है, आईबी को पता नहीं है, एफआईए को पता नहीं है, और दीगर तमाम सिक्योरिटी और हसास इदारों को पता नहीं है कि वो शख्स कहाँ है। और फिर अचानक एक मौका पर अटार्नी जनरल अदालत में पेश होकर कहते हैं कि ये शख्स 24 घंटे के बाद मंजर आम पर आ जाएगा, और वो शख्स तकरीबन 24 घंटे गुजरने के बाद मंजर आम पर आ जाता है। तो क्या अदालत का ये काम नहीं बनता कि जिस शख्स को कोई इदारा इस बात को कबूल नहीं कर रहा था कि वो किसी इदारे की तहवील में है, वो शख्स मंजर आम पर आता है और अटार्नी जनरल की यकीन दहानी के बाद आता है, तो क्या अटार्नी जनरल से पूछ नहीं होनी चाहिए कि आपको किसने कहा था कि ये शख्स इतने टाइम के बाद मंजर आम पर आएगा। तो बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि अटार्नी जनरल इस सारे मामले में अगवाकारों के साथ राब्ते में थे, उनके इस सारे अमल में वो मुलव्विस थे और उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी। और गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि अटार्नी जनरल का ये मौक़िफ़ है कि इदारों की असेसमेंट की बुनियाद पर उन्होंने ये बात अदालत में की थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि इदारे किस बुनियाद पर असेस करते हैं, किस बुनियाद पर ये राय कायम की जाती है कि फ़लाँ शख्स जो 3-4 हफ्तों से लापता है, वो अगले 24 घंटों के दौरान उसकी बाजियाबी हो जाएगी, और वो भी तामिल फ़िल्मों की एक बड़े ही अजीबो गरीब किस्म के सीन की सूरत में, और ना जो है वो कोई शख्स वहाँ पर पुलिस मुकाबला होता है, कोई ज़ख्मी नहीं होता, किसी के साथ कोई पकड़ धकड़ नहीं होती, अगवाकार गाड़ी छोड़कर फरार हो जाते हैं। जो आप चेक कीजिएगा, अब वो गाड़ी भी चोरी की निकलेगी कि किसी से छीनी गई थी, जिसको इस सारी वारदात में इस्तेमाल किया गया और वहाँ पुलिस के पास छोड़ दिया गया ताकि उसका अगर कोई वाली वारिस निकल आए तो वो गाड़ी भी उसके हवाले कर दी जाए। तो ये इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं पाकिस्तान के। लेकिन निज़ाम इंसाफ, जैसे मैंने कहा, वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट चुका है। जज अपने कंधों से उतारते हैं, और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक वो जज हैं जिनके ऊपर उनकी अपनी अदालत के 2 ब्रदर जजेस मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब मोहम्मद ताहिर एजेंसियों के साथ उनके मुबैना राब्तों के हवाले से संगीन इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं। उनके मुकदमे में राय तब्दील करने के इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं, और एजेंसियों की मदाखलत पर जब खुद जजेस शिकार हों तो फिर एक आम वकील, एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी को इंसाफ कैसे मिलेगा। दूसरी अहम चीज़ इसमें यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी आज जो ट्रायल कोर्ट है उसमें पेश हुई, और उनकी जानिब से भी निज़ाम इंसाफ की सख्तियों, नाइंसाफ़ियों का हवाला देते हुए वो भी आपदीदा हो गई। और उनकी जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता 9 माह से जो कुर्सियों पर बैठे हुए मुनसिफ हैं, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इमरान खान जो जेल में है उसका किसी को ख्याल नहीं है। उन्होंने अपने वकीलों को भी एक तरह से आड़े हाथों लिया और कहा कि वकील उनकी अपनी जो हैं वो पार्टी के हों या कोई भी वकील हो, वो भी इस सारे मामले में तकरीबन उसी तरह कसूरवार उन्होंने उनको करार दिया है। बुशरा बीबी 9 महीने तकरीबन 263 या 64 दिन अडियाला जेल में कैद रहीं, और हैरानी की बात यह है कि जिस मुकदमे में उनको गिरफ्तार रखा गया, उस हवाले से आज भी अदालत में हुकूमती वकील अदालत को ये नहीं समझा सके कि ये मुकदमा है क्या, इस मुकदमे में इमरान खान या बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ाम क्या है। और यही बात जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने भी अदालत से यही कही कि इनसे पूछें तो सही कि ये मुकदमा क्या है, इसमें इल्ज़ाम क्या है। और उसमें भी जब अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया तो जो हुकूमती वकील थे वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना के जितने भी मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इस हवाले से नैब कानून बड़ा वाज़ेह है, और नैब कानून ये कहता है कि अगर एक ही नौइयत के मुकदमात हों तो वो बेशक वो जितने भी टाइम पीरियड पर मुश्तमिल हों, मिसाल के तौर पे कि 1 साल के अंदर एक ही जैसे तोशाखाना के मामलात हैं उसमें से 2, 3 या 4 तहाइफ लिए गए, तो उस पर अलग अलग रेफरेंस नहीं बनेगा, ये नैब का ऑर्डिनेंस कहता है। और उसमें लिखा है कि एक इस तरह के जो मामलात एक जैसे होंगे उन पर एक ही रेफरेंस बनेगा। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का पहले
जो ग्राफ ज्वेलरी सेट था उसके ऊपर एक अलग रेफरेंस बनाया गया। जब वहाँ से इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा मुअत्तल हुई, अपील अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, लेकिन सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। और उसके बाद फिर एक नया तोशाखाना 2 का जो बल्गारी ज्वेलरी सेट है उसका केस बना दिया गया, जिसमें एक नेकलेस बताया जाता है, इसके अलावा ईयर रिंग्स हैं और दीगर जो रिंग होती हैं वो उसमें शामिल हैं। और उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि ये तकरीबन कोई 3 करोड़ और शायद 65 लाख मालियत का ये सेट था, जिसकी कीमत तकरीबन 58 लाख रुपए इसकी असेसमेंट करवाई गई, और ये असेसमेंट असल कीमत से बहुत कम थी। और इमरान खान ने इस 58 लाख का 29 लाख जो तकरीबन आधी कीमत बनती है वो अदा किया और ये सेट खरीद लिया था। तो ये इल्ज़ामात हैं, लेकिन अब चूँकि ये इल्ज़ामात भी नैब की वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, नैब तरामीम मंजूर हो चुकी हैं, लागू हो चुकी हैं, ये रेफरेंस अब ट्रायल कोर्ट में आ चुका है और अब भी अदालत में तकरीबन 1.5 साल, आज जब केस की समाअत हो रही थी तो उसमें बताया गया कि 1.5 साल इस केस की कार्रवाई को हो चुका है, लेकिन ये पता नहीं है कि इल्ज़ाम क्या हैं और अदालत में उनको साबित कैसे करना है। रसीदों का इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जैली रसीदें हैं जो इमरान खान की जानिब से पेश की गई, लेकिन उनके वकील उनको तस्लीम करने से इनकारी हैं। और बज़ाहिर ये नज़र आता है कि ये मामला भी आने वाले दिनों में अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। तो ये वो सारे मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान और उनकी अहलिया को गिरफ्तार रखा गया। 263 रोज़ तक बुशरा बीबी इस मुकदमे में गिरफ्तार हैं और गालिबन जुलाई के महीने में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी ये मुकदमा अपनी अदालत में लगा के इस पर 17 अक्टूबर की तारीख दी थी और तकरीबन 4 महीने का वक्फा इसमें रखा गया और वो तारीख मुकर्रर करके छुट्टियों पर चले गए ताकि कोई और बेंच उनकी गैर मौजूदगी में छुट्टियों के दौरान इस केस को सुन ही ना सके। तो ये हमारे निज़ाम इंसाफ की इस वक्त हालत है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए भी कि वो इन तमाम मामलात के ऊपर ना सिर्फ इसका जायज़ा लें, बल्कि ये भी देखें कि ये सिर्फ एक सियासी जमात के साथ ये सलूक क्यों हो रहा है। क्या इस तरह पीपल्स पार्टी के लोग भी अगवा होते हैं, उनके वकील अगवा होते हैं? क्या मुस्लिम लीग नून के वकील इन हालात में अगवा हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि ये इम्तियाजी सलूक सिर्फ एक सियासी जमात के साथ रखा जा रहा है और उसकी वजह से अब बुशरा बीबी की एक तरह से वो इस तमाम तर जो कानूनी प्रोसेस है, ये जो जुल्म और फस्तायत उनके साथ हो रही है, उस पर वो इस हद तक उनकी जो है वो क्या कहना चाहिए कि वो इस सारे निज़ाम से इस हद तक बदज़न हो चुकी हैं कि वो जेल जाने को वो तैयार हैं, लेकिन उनको अदालतों से निज़ाम इस पूरे निज़ाम से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने आज भी अदालत को कहा कि अदालत जब चाहे जिस वक्त चाहे मुझे जेल भेज दे, मेरा कंबल और दीगर सामान मेरी गाड़ी में मौजूद है, लेकिन अब वो दोबारा कभी इन अदालतों में पेश नहीं होंगी। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ कैसे काम कर रहा है इसका जो हाल है वो हम जज हुमायूं दिलावर की अदालत से वो देख सकते हैं। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की अदालत में आप देख लें, जिनके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामी जज मोहसिन अख्तर कियानी ये आर्डर दे चुके हैं कि इनको वापस लाहौर हाई कोर्ट भिजवाया जाए क्योंकि इस शख्स का कंडक्ट दुरुस्त नहीं है। और गुज़श्त 2-3 रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी इसी हवाले से ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे कौन से जज हैं जो हाई कोर्ट के जजेस से ज़्यादा ताकतवर हैं, जिनको वापस उनकी मुतलका हाई कोर्ट भिजवाने के अहकामात जारी किए जाते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। और इस सब में अगर आप इसकी कहीं तहकीकात करें, इंक्वायरी करें, खुरा निकालें तो आपको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँचता हुआ नज़र आएगा और वही सारे इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं वो इसके मरकज़ी किरदार हैं। क्योंकि टैरियान वाइट केस का मामला हो तो वो एजेंसियों के साथ राब्ते में थे, अपने ब्रदर जजेस को यकीन दहानी करवाई कि मैं ISI के DGC के साथ रब्ता कर चुका हूँ और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा जजेस के अदालती अमूर में मदाखलत नहीं की जाएगी और उसके बावजूद मदाखलत जारी रही। तो अगर कार्रवाई हो इस सारे मामले में, एजेंसियों की मदाखलत हो या निज़ाम इंसाफ की अबतरी के हवाले से इस पर कोई इकदाम किए जाएँ, तो मेरे ख्याल में आगाज़ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक से किया जाना चाहिए। और ऐसे जजेस अगर अदलिया में रहेंगे तो बदनामी का बायस बनेंगे और अगर इनको जुडिशल काउंसिल के ज़रिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, रेफरेंस ऑलरेडी जुडिशल काउंसिल में पड़ा हुआ है, और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, इनको इस निज़ाम से बाहर नहीं निकाला जाता, तो फिर इस निज़ाम की बेहतरी की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। ये पहले ही 140 में से 131 130 नंबर पर हैं, तो अनकरीब शायद हम 140 से भी अगर कोई पीछे भी कोई नंबर हुआ बच गया तो शायद वहाँ पर भी हम चले जाएं। तो ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है। जुडिशल काउंसिल का इजलास वैसे भी 8 नवंबर को उन्होंने तलब किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त का मामला ही मुमकिन तौर पर उसमें भी ज़ेर बहस आएगा, तो उसके अंदर उनको इस सारे मामले को भी जिसका जायज़ा लेना चाहिए और इस हवाले से अहम और ठोस इक़दामात उठाने चाहिए। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।